वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी डेट है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग देखते हैं और बहुत डिटेल में समझेंगे। ये आपके नंबर्स हैं और जो बच्चे पूछ रहे थे कि ये फ्री पीडीएफ है या क्या है, तो देखिए ये पेड पीडीएफ होगी। ये जो वीडियो मिल रही है वो फ्री है, लेकिन जो पीडीएफ है वो पेड है। तो आप सभी लोग इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके इससे जुड़ी हुई जो भी आपको पीडीएफ चाहिए वो आप वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल करके बात करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको पीडीएफ जो है वो ऑब्टेन हो सकती है। ठीक है, बाकी ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए आज भी फ्री है और आगे भी आपके लिए बिल्कुल ही फ्री रहेगी, तो वो कोई आपको इशू नहीं आएगा, वो आपको आराम से पीडीएफ मिल जाया करेगी। आज के ये हमारा है टेलीग्राम ग्रुप, आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और इस टेलीग्राम ग्रुप पे दी गई जितनी भी चीजें हैं सब कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। आप आराम से जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और उसमें आप जो भी अपडेट आएंगे उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी हमारे ये हैं 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के। जैसे सबसे पहला है कार्बन का अकाउंट का सिस्टम। केमिस्ट्री, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है यहाँ पर एटॉमिक रिसर्च के लिए, तो अब यहाँ पर किसको मिला है? केमिस्ट्री के लिए। फिर उसके बाद डिफेंस की इंडिजीनियस लिस्ट, ये वो आइटम्स की लिस्ट होती है जो कि हम लोग बाहर से मंगवाना बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद इंडिया और मालदीव्स के बीच में अग्रीमेंट। फिर इसके बाद पंजाब में पराली के धुआं आने की वजह से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का राइज फिर से बढ़ गया। और डायबिटीज। फिर उससे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन करेंगे और मेंस का एक आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा कार्बन का अकाउंटिंग सिस्टम। हमारे जो भारत की नेशनल कार्बन अकाउंटिंग है वो ये बोल रही है कि क्लाइमेट चेंज जो अभी हो रहा है, आपको ये मैंने बहुत बार बताया कि क्लाइमेट चेंज काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे अभी मैं अक्टूबर की बात करूं, अक्टूबर का समय आपको पता है कि इस प्रकार से हो गया है। आज के टाइम का अक्टूबर का समय इतना ऐसा हो गया कि भाई पहले के टाइम पे आप याद करो अपने स्कूल के डेज को, हम लोग इस टाइम पे स्वेटर पहनना शुरू कर देते थे अब मिड अक्टूबर में, 15-16 अक्टूबर से। और अभी देखो कितनी गर्मी पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में, ऐसा लग रहा है आपको कि बिल्कुल अक्टूबर का समय आ चुका है। तो क्या है ये सब? क्लाइमेट चेंज का ही तो इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर क्लाइमेट का जो पॉलीक्राइसिस आ रहा है, एक टर्म निकल के आई है पॉलीक्राइसिस, जो कि एडम टूजे ने निकाली है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यूपीपीसीएस में कि किसने क्लाइमेट पॉलीक्राइसिस शब्द को स्टार्ट किया है, तो वो है एडम टूजे। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि एक ऐसा क्लाइमेट में चेंजेस आ जाना जो कि अर्थ को इफेक्ट कर रही है बहुत अलग अलग जगह पे, सिर्फ एक क्लाइमेट में नहीं, हर चीज से जुड़े हुए चीजों के ऊपर जो है इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उसे हम कहते हैं यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो जाना। जिसमें फिजिकली चीजें होंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, वेदर के इवेंट्स बढ़ेंगे और पॉलिटिकल एक्टिविटी, सारी चीजें जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और इंडिया से कैसे निपटेगा उसके लिए यहाँ पर बनाई गई है नेशनल कार्बन अकाउंटिंग, जो कि कार्बन से जुड़े हुए कार्बन एमिशन, जो कार्बन का उत्सर्जन होता है कितना रहेगा, वो यहाँ पर ये जो है वो जज करता है, वेरीफाई करता है, चेक करता है। ठीक है, इसमें वही होता है सबसे पहला कि भाई एक व्यक्ति कितना करता है और पूरे देश से कितना आता है वो देखेंगे, और हम लोग ये भी पता लगाएंगे कि हमारी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का कितना एमिशंस हो रहा है। हमको ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि हमारी वजह से हमारी कंट्री कितना कंट्रीब्यूट करे, जैसे यूएसए चाइना करते हैं, इंडिया भी है। अपना ट्रैक तो करना पड़ेगा ना, तो उसी के लिए नेशनल कार्बन अकाउंटिंग, अकाउंट का मतलब यही होता है कि ट्रैक रखना। तो यहाँ पर कार्बन टैक्स भी लगाया जाएगा, उस पर चेक किया जाएगा और ये भी देखेंगे भाई कि जीडीपी जो है उसमें कितना फर्क इसके ऊपर पड़ रहा है, क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें और देखने को मिल सकती है, तो उसे हम कहते हैं नेशनल पॉली क्राइसिस। तो ये अपने को, और इस पे कार्बन से जुड़ी हुई अगर आपने कार्बन एमिशन एक हद से ज्यादा करा है तो आपके ऊपर कार्बन का टैक्स भी लगाया जाएगा। वो भी यही बताती है नेशनल कार्बन अकाउंटिंग, पॉली क्राइसिस का सोल्यूशन यहाँ पर निकालने के दे रही है ये। और ये जो ये भी बताती है कि भाई किसकी वजह से, कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। इंडिविजुअल लेवल, बिजनेस लेवल, गवर्नमेंट लेवल, हर एक को यहाँ पे देगी और उसके उसी के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग पावर भी यहाँ पर रखी जाएगी। और ये भी चेक करा जाएगा, प्रोग्रेस को भी देखा जाएगा, उसकी प्राइसिंग को भी देखा जाएगा। आप इसमें रीड कर लो, मैं समझा ही रही हूँ वैसे तो। और हम कार्बन को कैसे कॉस्ट कट कर सकते हैं, कार्बन के पूरे सिस्टम को किस प्रकार से कॉस्ट कटिंग में यूज किया जा सकता है, क्योंकि हमें कॉस्ट कटिंग भी करनी है कार्बन की।
तो किस प्रकार से कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं और क्या इसके प्रोसेस होने चाहिए, वो सारी चीजें एनसीए जो हमारी होगी, नेशनल कार्बन अकाउंटिंग जो है वो यहाँ पर चेक करती है। और कैसे उसको रिड्यूस करना है, उसका इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीजों को चेक करने की जिम्मेदारी एनसीए की होती है। तो आप लोगों को दिमाग में रखना है, एनसीए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर्पस के लिए काम करती है, जिसका काम ही क्या होता है, नेशनल अकाउंटिंग, नेशनल कार्बन अकाउंट को चेक करना। ठीक है, अकाउंट का मतलब वही होता है कि पूरा का पूरा एक सिस्टम तैयार करना, बहुत अच्छा सिस्टम है, ट्रैक रखने के लिए कोशिश करना और उसके टारगेट्स बना देना जरूरी है, बहुत ज्यादा है ना। तभी तो आप कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं, आपको कोचिंग से क्या मिलता है, हमें पता चलता है कि हमारे टेस्ट सीरीज में कितने नंबर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वो हमें बहुत फायदा देती है चीजें। तो ये जो पूरा आपका आर्टिकल है ना, ये इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें क्लाइमेट चेंज और टैक्सेस, मतलब कार्बन टैक्सेस के ऊपर ये पूरा एक बेस्ड है। ठीक है भाई, इसको आप लोग ये रीड भी कर सकते हो, ये वाले आपको मैं समझा ही दिया एनसीए के बारे में। सेकंड, अब देखिए केमिस्ट्री नोबेल प्राइज, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में फिजिक्स के लिए स्वीडिश एकेडमी ने अवार्ड दिया है। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए भी अभी नोबेल प्राइज दिया है। देखिए एग्जाम में सबसे पहली चीज तो नोबेल प्राइजेस किसको मिले हैं, उनके नामों पे क्वेश्चन खूब बार पूछे गए। और ये भी हो सकता है पूछा जाए कि अवार्ड जो दिया गया है वो किस चीज की डिस्कवरी के लिए है। तो जैसे ये वाला अवार्ड इस बार का क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी के लिए, क्वांटम डॉट्स मतलब, क्वांटम का मतलब बहुत छोटे, डॉट का मतलब ये होता है कि बहुत छोटे से पार्टिकल्स होंगे। तो क्वांटम डॉट से क्या होता है कि हम लोग उसकी जो भी साइज होगी ना, मतलब कि कोई भी नैनो पार्टिकल है, नैनो का मतलब क्या होता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स, राइट। तो छोटे पार्टिकल्स है नैनो पार्टिकल्स, जो कि उनके साइज से हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जांचेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, जिसमें जो है एलईडी लैंप्स में, टिश्यू मैपिंग, इन सब जगह पे जो है इस्तेमाल करेंगे उन क्वांटम डॉट्स का, जहाँ पे नैनो पार्टिकल्स जो है वो लाइट को जनरेट करने वाले हैं। तो ये आप याद रखिएगा, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अलग से सेपरेट आपको इसके ऊपर वीडियो भी मिलेगी, जिसमें नोबेल डॉट्स के बारे में हम लोग जो है, ये नोबेल प्राइज क्या होते हैं, किस तरीके से दिए जाते हैं, डिस्कशन भी करेंगे। अभी भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि नोबेल प्राइज जो दिए जाते हैं ये एक्चुअली में अलग अलग फील्ड्स में दिए जाते हैं, 5 सेपरेट प्राइजेस रहते हैं। एल्फ्रेड नोबेल की जो विल है, जो उनकी वहां पे अभी तक संपत्ति है, उसी से ही इन प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 1895 में शुरू हुआ था। एल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिन्होंने डायनामाइट की इन्वेंशन की थी। 1896 में उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद से ये अवार्ड जो है 1901 से स्टार्ट करवा दिए गए, 1901 से चल रहे हैं। तो ये जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं है, मेडिसिन होता है, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स इसमें दिया जाता है। जो सारे प्राइजेस है वो स्वीडन जो है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है और सारा कुछ वहीं पर ही किया जाता है। बस उसके अंदर जो पीस का प्राइज होता है ना, पीस प्राइज, शांति पुरस्कार वाला जो होता है, वो अलग से यहाँ पे नॉर्वे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। नॉर्वे भी बिल्कुल स्वीडन के पास ही कंट्री आती है, ठीक है। और नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, OSLO। और स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस सुना होगा, है ना, मैंने कई बार वीडियोस में भी बताया आपने। चलिए अगले देखेंगे, अभी इंडिजीनियस लिस्ट निकाली गई है। देखो अब मैं इस टॉपिक को समझा रही, दिमाग लगा के पूरा कंसंट्रेशन यही रख के सुनना। असल में क्या है कि एक लिस्ट निकाली गई है जिसमें इंडिजनाइजेशन की लिस्ट है। मतलब क्या है, वो आइटम्स जो हम बाहर से नहीं मंगवाने वाले, डिफेंस के वो लिस्ट, वो आइटम्स, वो प्रोजेक्ट, वो सारी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ इंडिजीनियस, हमारी स्वदेशी ही बनी होंगी, उन्हीं का इस्तेमाल हमारी जगह पे हमारे एयरक्राफ्ट, मिसाइल, राइफल्स, गन्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो है इंडिजिनाइजेशन की एक लिस्ट, समझे। तो यहाँ पर वो लिस्ट है, वो तैयार करी गई है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 5th नंबर की लिस्ट रिलीज करी है। डिफेंस एक्सपो होता है तब यहाँ पे लिस्ट को रिलीज करते हैं। पॉजिटिव इंडिजिनियस लिस्ट का मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस, हमारी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों की, वो लोकली ही परचेज की जाएंगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत जैसी चीजों को प्रमोट किया जाएगा। और ये मैन्युफैक्चरर्स डिफेंस के PSU से अपना सारा को सारा जो है टाई अप करने वाले हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से ये एक इंडिजिनाइजेशन की लिस्ट निकलती है। और आपको मैं ये नहीं कह रही कि उस लिस्ट के आइटम पढ़ने हैं, नो, नोबडी इज आस्किंग यू कि भाई आपको पूरे ये पूरा बताओ, ये सब चीजें नहीं, ऐसा कोई एग्जाम में नहीं पूछता। बस वही है कि कुछ व्हीकल्स हो गए, कुछ जो है आर्मी के लिए व्हीकल्स हो गए, कुछ किलिंग व्हीकल्स हो गए, कुछ वॉरियर हो गए, ड्रोन्स हो गए, ये सब चीजें इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि अलार्म का सिस्टम हो गया। तो जो लगती है ना पूरा एक बहुत बड़ा क्राफ्ट तैयार करने में, वो सारी चीजों को इस्तेमाल करने में वो जो एक लिस्ट निकाल रहे हैं ना, वही सब चीज है ये। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा, पूरा आर्टिकल आता है इसमें क्वेश्चन। अभी हाल फिलहाल में ही ये सवाल पूछा जा सकता है आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, अब मैं बताऊँ ये असल में हुआ क्या था, ये लिस्ट निकाली कब गई है, कहाँ निकाली जाती है। असल में 4 अक्टूबर को, ठीक है, हुआ 4 अक्टूबर को था दिल्ली के अंदर, जो भारत की राजधानी है दिल्ली, वहीं पर हुआ था ये। एक ऑर्गेनाइजेशन है NIIO, मतलब कि नेवल इनोवेशन एंड इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, वहां पे बहुत सारी और भी चीजें हुई हैं। वहां पर जो है एक इंडस चैलेंज भी नाम से काफी फेमस हुआ। अब मैं बता दूं पहले तो ये इंडस चैलेंज क्या है। इंडस का मतलब यहाँ पर है INDUS। IND मतलब इंडिया, US मतलब USA। इंडिया और US के यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं, वो भी इवेंट यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया है। इसी में ही, यही जो दिल्ली में इवेंट हुआ है, इसी में ही ये वाली चीजें भी इनकलकेट की गई। ठीक है, तो ये पूरा जो कंडक्शन है, ये इंडिया और US से वॉशिंगटन DC दोनों जगह पे कंडक्ट किया गया है। और हमारे रक्षा मंत्री वहां पे पूरा उन्होंने यहाँ पर इसको आयोजन किया है इसका। तो इसको दिमाग में रखिएगा, सेंटर की लिस्ट निकाली गई है, इंडिजनाइजेशन, जो कि हम आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस, ताकि हम बाहर से मंगवाना कम करें, उसको प्रमोट करने के लिए स्टेप को लिया गया है। याद हो जाएगा। डिफेंस के मामले में अगर मैं इंडिया US की बात करूं, तो इंडिया और US के बीच में बहुत सारी डिफेंस की एक्सरसाइज हम कंडक्ट करते हैं, जैसे कि वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, ये एक्सरसाइज करते हैं, टाइगर ट्रिहम करते हैं। दिस एक्सरसाइज हम लोग जो है USA के साथ कंडक्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलिए मॉलडीव्स के बारे में देखो। मॉलडीव्स की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट मिलकर के काम करने वाले हैं। अभी सूत्रों के अनुसार पता चला है कि भारत आने वाली मालदीव सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर काफी बातचीत करने की उम्मीद में है। अभी क्या चल रहा है कि हमारा, ऐसा नहीं कि हमारे रिलेशन मॉलडीव्स के साथ अच्छे नहीं है, टूरिज्म हमारा बहुत अच्छा है। और आज के टाइम पे मॉलडीव्स में बहुत टूरिज्म भारत की तरफ से जा रहा है। आप देख रहे होगे हनीमून कपल्स वहीं जाते हैं सबसे ज्यादा, है ना, देखा ही होगा। तो ऐसा कहने को है कि भाई इंडिया और मॉलडीव्स के जो रिलेशंस है ना, वो तोड़ने से भी नहीं टूट सकते हैं, ऐसा सुनने में आया है। अब इसमें ना कुछ 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 चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कशन करेंगे कि असल में और क्या क्या छोटी 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 बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, मॉलडीव्स का इलेक्शन हुआ है और वहां के रिजल्ट आए। तो इंडियन ओशन के जो नेबर है वहां पर, उनका यहाँ पे क्या कहना है, क्या क्या चीजें हैं, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हुआ कुछ ये है कि मॉलडीव्स के जो नए प्रेसिडेंट आए, उन्होंने ये बोला है कि हम लोग जो इंडिया के ट्रूप्स आइलैंड पे बैठे हुए हैं, हम उसको उतना ज्यादा चाहते नहीं, ऐसा उन्होंने बोला है। अब देखो, मॉलडीव्स के जो सबसे बड़े प्रेसिडेंट रहे हैं मोहम्मद नाशीद, वो हमेशा से काफी बातों को आगे रखते रहे हैं। तो अब कई जगह पे उनके हमारे फेवर में बात जाती है, कई जगह पे नहीं भी फेवर में जाती। तो देखो कि यहाँ पर कौन से जो है अभी प्रेसिडेंट वहां पे फाइनली सिलेक्ट होंगे। वहां पर एक डॉक्टर मीजू करके हैं, वहां के हेड है जो डॉक्टर मीजू, अगर वो आए तो वो काफी फेवर में है, हमारे इंडिया की फेवर में रहे हैं हमेशा से। तो अभी ये एक सिचुएशन है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है भाई, तो इंडिया और मॉलडीव्स के यहाँ पर रिलेशंस की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, तो टूरिज्म के मामले में हम लोग का सबसे बड़ा है मॉलडीव्स। वहां पर जो है इंडियंस, बहुत जबरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट वहां पे जनरेट होती है। अफकॉन्स भी वहां पर एक
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां पे तैयार कर रहे हैं। ट्रेडिंग पार्टनर जो है मॉलडीव्स का, वो इंडिया है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। तो रिलेशंस जो है वो सबसे ज्यादा हमारे GS 2 के पेपर से इम्पोर्टेंट रहते हैं। GS का जो पेपर 2 आता है उसमें से काफी पूछे जाते हैं। और इंडिया जो है हमेशा ये यही कह रहा है कि हम लोग जो है आगे फॉरवर्ड, हमें कोई दिक्कत नहीं है आगे फॉरवर्ड बनने में, हर इशू पे बात करने के लिए। मुइजू जो वहां के प्रेसिडेंट बने हैं, वो आए जो है अभी प्रेसिडेंट, उनसे बात करिए यहाँ पर। ठीक है। मोहम्मद मीजू जो है उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडिया के जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, हम उसे उन्हें कहेंगे कि इंडिया के ट्रूप्स चले जाएं यहाँ से। ठीक है। तो कई जगह पे ये स्टेटमेंट इस तरीके से निकाल के आ रहे हैं, लेकिन इंडिया का ऐसा कहना है कि भाई हम लोग जो है आगे रिलेशन को बेटर बनाना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे इंडिया के जो हाई कमिश्नर है वो मालदीव की कैपिटल माले में गए थे। वहां पे मिलकर के उन्होंने नरेंद्र मोदी का यहाँ पर जो एक कॉन्ग्रेचुलेशन विक्ट्री है वो उनको वहां पर दी थी। और इस तरीके से काफी ज्यादा डिस्कशन जो है वो की गई है। वहां पे असल में इंडिया आउट करके कैंपेन चला था, जो कि मतलब वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी इसके ऊपर। पीपल डिसाइड कर रहे हैं कि लोग, मतलब वहां पे प्रेसिडेंट का कहना है कि जा सकते हैं, लेकिन पीपल का डिसाइड करना है कि भाई वहां पर नहीं जाना। मतलब वहां की जो इंडियन पीपल है वो वहीं पर ही रहे। तो प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ये बोला कि ठीक है, हम इस चीज पे कोई दिक्कत नहीं है, हमें इंडिया से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उनके साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करते हैं, जैसे कि आप देखो इधर एक्विरेन, दोस्ती, एकता, ऑपरेशन शील्ड, ये सब डिफेंस की एक्सरसाइजेस भी वहां पर हम कंडक्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स थोड़ी सी अभी आई हैं चाइना की टेंशन की वजह से। और पहले भी हो चुका है, वहां के एक सबसे बड़े लीडर थे मोहम्मद नाशीद, टेररिज्म चार्जेस के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया। तो ये काफी सारी और भी पहले की प्रॉब्लम्स रही हैं उनके साथ हमारा। इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान के जिहादी ग्रुप वहां पर हैं। थोड़ा सा ये वाली जो है ना, ये समस्या वहां पे उत्पन्न होती है। अदरवाइज जो है उनके साथ रिलेशन हमारे काफी अच्छे हैं। कोस्ट गार्ड के प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे हैं, इंडियन ओशन का ऑर्गेनाइजेशन वहां पे चल रहा है। और क्लोज कोलैबोरेशन करने की जरूरत है। हमारे जो स्पोक्स पर्सन है इंडिया की तरफ से हमारे विदेश मंत्रालय के, उनका ऐसा कहना है कि हमें कोई समस्या इससे नहीं है, हम तो लुक फॉरवर्ड करते हैं ताकि हम रिलेशन को और बेटर बना सकें, ऐसा कहना है। ठीक है। हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा है। अगला आता है भाई, अभी जो है पराली के धुएं की वजह से, पराली के जलाने की वजह से प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो खरीफ की खेती हुई है अभी पंजाब में, उसके वहां पर जो है 63% यहाँ पर बढ़ गए हैं। फार्म की फायर्स बढ़नी शुरू हो गई है। स्टबल बर्निंग जो है वो आज भी पराली जो है ये सब जलाई जाती है यहाँ पर। क्योंकि वहां पर जो है साफ करने का एक बहुत सही तरीका होता है पूरी जो बची कुची फसल होती है। और क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से उनको जल्दी से अपना जो है क्रॉप साफ करके नई खरीफ के बाद राबी क्रॉप को ग्रो करना है, क्योंकि विंटर सीजन अब शुरू हो जाएगा। खरीफ मानसून सीजन में रहता है और राबी जो है वो विंटर सीजन में रहता है। वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर की, उन्होंने भी ये बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल हमारे इसके अगेंस्ट में है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, या फिर हमें सहायता दो, या फिर हमें पंजाब की सरकार और किसी काम को करने के लिए सहायता दे, मतलब पैसा दे, वहां पर फाइनेंशियल एडवांटेजेस दे, तब जाके वो चीज पॉसिबल है। अदरवाइज हम इस तरीके से ही करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर हम कभी भी स्टबल बर्निंग करते हैं, जब भी हम पराली के धुएं को जलाते हैं, तो होता क्या है कि एनवायरनमेंट में सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उससे CO, मीथेन, कार्किनोजेन कंपाउंड वो होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब कुछ जो है वो जनरेट होते हैं जब भी यहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो ये पॉल्यूटेंट्स में ये सारी जो चीजें होती है, ये क्रिएट होने की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है, मतलब उस टाइम पे मिलती है ये। ठीक है। सॉइल डिग्रेड हो जाती है। ठीक है। जब भी आप सॉइल को जहाँ पे जलाओगे तो सॉइल लेस फर्टाइल हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स को वापस से रेप्लेनिश करना पड़ता है। हीट जनरेट होने की वजह से सब कुछ करने की जरूरत पड़ जाती है। अब इसको खत्म करने के लिए वही है कि या तो सरकार जो है वो मनरेगा के तहत लोगों को और ज्यादा यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए पैसा दे, और रीयूज रिसाइकिल करने को तरीके सिखाए यहाँ पर। और साथ ही साथ जो है चारे के रूप में गेहूं के जो डंठल के उपयोग का होता है, वो गेहूं के डंठल का, मवेशियों के चारों का प्रबंधन, ये सारी चीजें जो है वो करने की कोशिश करें। नोवल सॉल्यूशंस जो है वो बिल्कुल हट के सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से हमेशा ही दिल्ली के रीजन में, आस पड़ोस के हरियाणा के रीजन में, दिल्ली NCR के रीजन में इतना जबरदस्त धुआं हो जाता है कि कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। कंट्रोल करने में भी बहुत बड़ी समस्याएं आने लग जाती है।
समझे? तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमें वहां पे उस समय देखने को मिलती है। स्टबल होता है वहां पर, स्टबल मतलब पराली का धुआं होता है। फिर इसके बाद आता है भाई डायबिटीज का क्राइसिस जो चल रहा है। जून 2023 में रिपोर्ट निकल के आई है डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन की, कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें, इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का 11.4% पॉपुलेशन, मतलब कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो डायबिटीज के शिकार में है। और आगे आने वाले लोग में और भी टाइम में होगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो शुरुआती में आ चुके हैं, 13 करोड़ लोग और यहाँ पे प्री डायबिटिक हो चुके हैं, मतलब उनका डायबिटीज होने के आसार हो चुके हैं। तो ये क्योंकि आज के टाइम पे शुगर, यही हुआ है कि भाई जो भी मधुमेह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर धनी देशों में शक्कर के जो वो होते हैं ना, जो स्वीट शुगर होती है, वो सब कम हो गई है। तो हुआ क्या है यहाँ पर, कि ये सब खत्म करने के लिए जब लोग जो है अवेयर हुए कि डायबिटीज वगैरह से चीजें बढ़ती जा रही है, तो लोगों ने, जो कंपनीज है वो वहां पर मिडिल इनकम जो है ना, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में जाके बेचना शुरू कर दिया, और इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट बननी शुरू हो गई। और ये प्रोसेस्ड फूड खूब खाते हैं हम लोग, यंगर जनरेशन, ये सब चीजें पीना खाना खूब करते हैं हम ये चीजों को। तो ये चीजें जो हम करते हैं ना, यही हमें आगे आके नुकसान देती है। तो ये नुकसान वाली चीजों को ही सबसे बड़ा हमें भरपाई होने लग गई। और ये प्रोसेस्ड फूड, पैकेजिंग वाले फूड को हम खाते हैं, हम लोग खूब खाते हैं ये चीजों को। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, टाइप 2 डायबिटीज का होना, ये सब चीजें जो है, हम लोग काफी ज्यादा स्वीट के जो बेवरेजेस होते हैं, ये सब चीजें खूब ज्यादा करते हैं। और पब्लिक जो है वो ये सारी चीजों को एक तरीके से फॉल्स चीजों को देख करके आगे अट्रैक्ट होते हैं, अनहेल्दी आइटम्स को देखना शुरू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते आज के टाइम पे लोग अवेयर हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, मेक्सिको, यहाँ पर जो है काफी ज्यादा चीजों को अब लोगों ने बताना शुरू कर दिया, प्रोसेस्ड फूड का क्या माजरा होता है वो सब बताना शुरू किया है। तो लोगों ने भी थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो अब देखा है कि किस तरीके से हम लोगों को इस पे कंट्रोल जो है वो रखना चाहिए। आज के क्वेश्चन देखते हैं। ड्रग डिमांड की रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन है कि ड्रग डिमांड के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही लिखी हुई है। तो जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है ड्रग डिमांड की रिडक्शन के ऊपर, कि ड्रग्स को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके, तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं कि ड्रग्स जो है हमारे यहाँ पर, इसको रिड्यूस करना है हमें, कंप्लीट इसको रोकना है। इसको यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर कर रहा है। नो, इसको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय यहाँ पर देख रहा है। ठीक है, ये अगस्त का करंट अफेयर है, मैंने अगस्त में भी इसको कवर अप करवाया था वैसे तो, ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। 15 अगस्त को ये लॉन्च किया गया था, नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया था, स्कूल्स कॉलेजेस कैंपस पॉपुलेशन में चलाया गया था, ताकि लोगों को यहाँ पर जो है संभाला जा सके, कंट्रोल किया जा सके, ताकि ऑनलाइन सेल को जो है यहाँ पर रोका जा सके। इस प्रोग्राम में ऑनलाइन सेल कहाँ पे कौन खरीद रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है। बाकी सारी स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिवेंशन नहीं है, इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करती है। ऑनलाइन प्लेज दी जाएगी, और जो अलग अलग जगह है जहाँ के स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट्स है, जहाँ पे जाके लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, वहां पे ब्रह्म कुमारी, संत निरंकारी मिशन, ये सब लोगों को भी इंक्लूड करवाया गया। हर जगह में कराए गए हैं इंक्लूड। सबसे ज्यादा जो ये पूरा एक सिस्टम जो है ये वाला, ये मैक्सिमम महाराष्ट्र में चलाया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा अमाउंट में ये चीज कंज्यूम की जाती है, तो महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा की एरिया रहने वाला है। तो इसमें सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, बाकी गलत लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, आप रीड भी कर सकते हो यहाँ पर। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, मैंने बताया था। सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पर जो जस्टिस मिनिस्ट्री है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो, उसी के चेयरमैन यहाँ पे देखेंगे। सी स्टेटमेंट करेक्ट थी। और डी वाले में लिखा था प्रिवेंशन, वो गलत है, इसमें एजुकेशन प्रिवेंशन सारी चीजें इंक्लूड की जाएंगी, सिर्फ प्रिवेंशन नहीं होगा। अगला आता है इकोवॉस। इकोवॉस का मतलब क्या है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ज्यादा पूछता है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का एक थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक हो जाता है ऐसे क्वेश्चन का। ये जो है अफ्रीकन, वेस्ट अफ्रीका की जितनी भी स्टेट्स हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया, 1975 में शुरू हुआ था। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, 1975 में शुरू किया गया था, एक ट्रीटी के तहत शुरू हुआ था। लिखो भाई तो अपने नोट्स में, लागोस ट्रीटी के तहत ये शुरू हुआ है, जिसके हेडक्वार्टर्स नाइजीरिया में है। नाइजीरिया में एक जगह है जिसका नाम है अबूजा, वहां पे इसके हेडक्वार्टर्स रखे गए हैं, जिसके अंदर वेस्ट अफ्रीका की 15 कंट्रीज इंक्लूड हुई हैं। 15 कंट्रीज में नाम बता देती हूँ मैं, थोड़े से नाम में लिख देती हूँ। माली, नाइगर, लिबेरिया, नाइजीरिया, सीरिया लियोन, सनी लियोन मत पढ़ लेना भाई साहब, बच्चे इसको सनी लियोन पढ़ लेते हैं। सेनेगल, लाओस, सॉरी सॉरी लाओस नहीं, टोगो,
गैम्बिया, घाना, बेनिन, ये सारी इसमें आते हैं, जिनका मेन काम है कि लोगों की आपस में बॉर्डर लेस रखो, ताकि इन कंट्रीज का, छोटी छोटी सी तो कंट्रीज है, आना जाना सारी कंट्रीज का इजी हो जाए, आना जाने में कोई समस्या ना हो, तो वो उसे हम कहते हैं यहाँ पे इकोवॉस। ठीक है, अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी का एक इंपॉर्टेंट रीजन ये कहलाता है। तो इसमें स्टेटमेंट 2 और 3 ठीक है। ठीक है, फर्स्ट गलत है क्योंकि 1975 में बना था, सेकंड और थर्ड ठीक लिखी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है वो ठीक लिखी हुई है। लास्ट में हम लोगों का यहाँ पे इसको रीड कर सकते हो, ये है हमारा आज का क्वेश्चन। कोविड-19 जो है उसमें जब हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंटी माइक्रोबियल्स का इस्तेमाल किया था, और वो एंटी माइक्रोबियल्स की वजह से हमारी बॉडी में जो है अपशिष्ट जल, और साथ में दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में दवा प्रतिरोध से उच्च स्तर में वृद्धि का योगदान जो है वो किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में समझाना है। मतलब कोविड-19 का बॉडी पर और क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उस चीज को आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि कोविड की वजह से ये सारी चीजों में हमें क्या क्या देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक अलग से लिख के जाना है, इसको आप लोगों को पढ़ना है पूरा, और इस पे लिखिएगा। जल्दी ही आपको एक कोई ना कोई वीडियो मिलेगी जिसमें हम डिटेल में सारी चीजों को कवर अप करेंगे। ठीक है, सारे आंसर्स को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये सब कंप्लीट कीजिएगा, और ये सब आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीजें एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।